Hello guys, welcome back to our channel उत्तराखंड ऑफिस पाथ विद सिमरन। आज हम अब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स ओरिएंटेड वे में कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने पीवाईक्यू एनालिसिस भी पढ़े और काफी पुराने पुराने एमसीक्यूज भी हमने पीवाईक्यू में कवर करे इसमें। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है, मेरे लेक्चर्स, मेरे को टोटल 6 लेक्चर्स मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के डाले हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है स्पेसिफिकली, जो अपकमिंग उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रख के मैंने ये लेक्चर और ये क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का स्टार्ट किया है। तो ये पूरी सीरीज आप पूरी देखिए, कोई भी मिस आउट मत कीजिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स से मैंने क्वेश्चंस रिपीट होते देखे हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग जगह पे। ठीक है ना। और सिर्फ उत्तराखंड का पीसीएस ही नहीं, आपका अगर यूपी पीसीएस आप दे रहे हो या फिर आप अदर स्टेट पीसीएस दे रहे हो, जैसे मध्य प्रदेश का, बिहार का, ठीक है, राजस्थान पीसीएस का, वहां पे भी ये मेरी सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। कि ओवरऑल पीसीएस जीएस सिलेबस सेम ही है, बस स्पेसिफिकली जो स्टेट सब्जेक्ट है वो हटा दो अलग अलग। ठीक है ना। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका पीसीएस एग्जाम हो, इन सभी जगह जीएस पूछी जाती है। तो इन सभी जगह पे मेरी ये पढ़ाई हुई आपको प्रीलिम्स की सीरीज बेनिफिट करेगी काफी ज्यादा। मैं सिर्फ उत्तराखंड के अपर पीसीएस के ही पीवाईक्यू नहीं, मैं साथ में ही आपके यूपीएससी के भी पीवाईक्यू आपको आपके साथ इसमें मैं शेयर करूंगी। ठीक है, यूपीएससी के पीवाईक्यू हो चाहे तो, या फिर आपके यूपीएससी हो गया और अदर स्टेट पीसीएस हो गया आपके, वो भी पीवाईक्यू में शेयर करूंगी आपके साथ। और उत्तराखंड के आरओ एआरओ एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस, ठीक है, पटवारी के, कनिष्ठ सहायक के, और भी अदर एग्जाम्स होते हैं, वहां पे भी जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, वो सब भी मैं पीवाईक्यू में इंक्लूड करूंगी। तो ये मेरी जितनी भी क्वेश्चंस, कंटेंट, पीवाईक्यू सीरीज एनालिसिस, सब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कुछ भी मिस आउट आप मत कीजिए, मैं आपको कह रही हूँ। और मेरे साथ साथ चलते रहिए, इसे पढ़ते रहिए, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को देखिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए अगर आप कुछ चाहते हो। नहीं तो पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए मेरी पीडीएफ, मेरा हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ, तो मैं नहीं भी डालूंगी। ठीक है ना। इफ यू डोंट नीड इट, यू कैन मेक योर ओन नोट्स, तो वेल एंड गुड, आप बना लीजिए, मैं पीडीएफ नहीं डालूंगी। ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए। अगर मुझे लग रहा है आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ही मैं आपके साथ में सपोर्ट में आऊंगी, और आपके हिसाब से आपको जो मुझसे चाहिए, जितना भी आपको चाहिए कि मैम से आपको या फिर दीदी बोल लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको मुझसे हेल्प चाहते हो आप मुझे बताइए, मैं उस तरह से कोशिश करूंगी आपको प्रोवाइड करने की। ठीक है। लेकिन आप भी अपना एफर्ट पूरा दिखाइए, और मुझे दिखना भी चाहिए वो आपका एफर्ट कि आप कर रहे हो। ठीक है। तो आज हम मेडिवियल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हमारा जीएस का। ठीक है, जिसमें हम पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे। देखो, वैसे तो मेडिवियल हो, एंशियंट हो, बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन हमें स्पेसिफिकली प्रीलिम्स को टारगेट करना है, तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही हमें पढ़ाई करनी है। हमें ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ के कोई पीएचडी हासिल नहीं करनी है इन पे। ठीक है ना, क्लियर है। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना नीड है, और जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं उसी एरिया को हम कवर अप करेंगे। अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं तो इट्स ओके। 100 क्वेश्चन होते हैं, आप सारे 100 अटेम्प्ट करने की माइंडसेट से तो नहीं जाओगे। ऐसा कोई ना कोई वो क्वेश्चन डालेंगे ही जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे हो। तो इतना ज्यादा उस चीज को लेके टेंशन मत लो कि मेडिवियर और मेंशन तो बहुत वास्ट है, ये कैसे कवर होगा। मैंने जितना भी नोट्स बनाए हैं, जो भी मैंने पढ़ा है, मैंने काफी ज्यादा पीवाईक्यू एनालिसिस करके ही वो चीज पढ़ी है, उसी की मैंने कंपाइल करके नोट्स बनाए हैं खुद से। मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से कॉपी नहीं किया है, मेरा जितना भी हैंड रिटन मेरे नोट्स है, मेरे खुद से बनाए हुए हैं। ठीक है। तो आपको काफी बेनिफिट करेंगे, आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा इस सेक्टर में जरूरत नहीं है करने की, बिकॉज आउटपुट रेशियो इतना नहीं है इसका। ठीक है। तो बिगिन करते हैं अपना मिडीवियल का क्लास। हमारी ये पहली क्लास होने वाली है मिडीवियल इंडिया की, जिसमें हम कवर अप करेंगे हमारा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत हो गया हमारा। ठीक है, विजयनगर एम्पायर हो गया, भामनी किंगडम हो गया, हम वो कवर अप करेंगे। दिल्ली सल्तनत में हमारे जितने भी डायनेस्टीज हैं, हम वो सब कवर अप करेंगे। साथ में फिर आपका मुगल एम्पायर आएगा, जिसमें आपके बाबर, जहाँ हुमायूं, जहांगीर, अकबर, ये सब आएगा, हम वो भी कवर अप करेंगे। कुछ फिर हम भक्ति मूवमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, क्योंकि यही कुछ एरियाज है जहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और मौर्यन एम्पायर वगैरह ये तो एंशियंट में चला जाएगा, लेकिन मिडिवल में हम आपका ये चीजें कवर करेंगे। ठीक है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत कवर करेंगे हम मिडिवल में, मुगल्स करेंगे, मराठास भी देखेंगे हम, बहमनी एंड विजयनगर किंगडम, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट।
तो ये मेन 5 चीजें हैं जो ज्यादातर पीवाईक्यू इन्हीं एरिया से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो हम इसी एरिया को फोकस करके इन्हें डिटेल्ड में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपके प्रीलिम्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ना ही सिर्फ उत्तराखंड के पीसीएस प्रीलिम्स में बल्कि अदर स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है। बाकी उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए तो ये आपके लिए बेस्ट सीरीज है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे आपका अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, एसीएफ एफआरओ हो, आरओ एआरओ हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, कनिष्ठ सहायक का हो, पटवारी का हो, वीडियो का हो, कोई भी अन्य एग्जाम हो आपके उत्तराखंड के, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। आप ये सीरीज को पूरा रिलीजियसली फॉलो कीजिए। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, आपको एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट में अपना चैनल में ग्रुप बना रखा है का एक, जिसमें उत्तराखंड के प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स है, मेंस के भी हैं, साथ में प्रीलिम्स के भी हैं। वहां से आप इसे क्लिक आउट कीजिए और एक एक करके सारी वीडियो को कवर अप करते चलिए, ठीक है। आपका हिस्ट्री पूरी तरह से मैं कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। चलो बिगिन करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो दिल्ली सल्तनत का होगा, जिसे हम कवर अप करेंगे अपनी आज की क्लास में, ठीक है। तो हम कवर करने हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कितना, कहाँ से कहाँ तक का है, कभी कभी ये भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन में आ जाता है। 1206 से 1526 तक का टोटल समय दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी कॉन्केस्ट बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एंटाइटी इन इंडिया, और तब जाके दिल्ली सल्तनत की स्टैब्लिशमेंट होती है। तो मोहम्मद गौरी का एक अहम रोल है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने में इंडिया में। 1206 से लेके 1526 का ये समय है दिल्ली सल्तनत का। इसमें मेनली 5 मेजर डायनेस्टीज आती हैं आपकी: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। ये मेन डायनेस्टीज आती हैं आपकी 5: स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। इनके कार्यकाल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि कितना साल सबसे ज्यादा किस डायनेस्टी ने रूल किया। तो आप देख लो, स्लेव डायनेस्टी जो है 1206 से लेके 1290 एडी तक रूल करती है, टोटल 84 ईयर्स तक। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी, ये 1290 से लेके 1320 एडी तक रूल करती है, कुल मिला के 30 सालों तक खिलजी डायनेस्टी रूल करती है। फिर आती है तुगलक डायनेस्टी, ये 1320 से लेके 1414 एडी तक रूल करती है, कुल मिला के 94 ईयर्स तक रूल करती है तुगलक डायनेस्टी। फिर आती है सैयद डायनेस्टी, ये 1414 से 1451 एडी तक रूल करती है, कुल मिला के 37 ईयर्स तक रूल करती है आपकी सैयद डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक यानी 75 ईयर्स तक रूल करती है लोधी डायनेस्टी। अगर आपसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत में किस डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा समय तक राज किया, तो तुगलक डायनेस्टी विल बी द आंसर, 94 ईयर्स। और सबसे कम समय के लिए किसने राज किया? खिलजी डायनेस्टी, दैट इज आंसर 30 ईयर्स, 1290 से 1320। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पीसीएस के। तो इसके आपको कार्यकाल भी आपको याद रखने हैं और ईयर्स भी, कि कितने सालों तक इन्होंने डायनेस्टी रूल की थी, ठीक है। बिगिन करते हैं हमारी पहली दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी से। स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक तरीके से फाउंडर कहा जाता है इस डायनेस्टी का। यहाँ पर 1206 से 1210 तक, कुल 4 सालों तक का इनका कार्यकाल था। तारिक ए मुबारक शाही वॉज रिटन बाय फखरुद्दीन, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फखरुद्दीन 4 बुक दे देंगे और विच वन ऑफ दिस इज रिटन बाय फखरुद्दीन और इज नॉट रिटन बाय फखरुद्दीन, ऐसा करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखिएगा, तारिक ए मुबारक शाही वॉज रिटन बाय फखरुद्दीन, इट इज एन अकाउंट ऑफ ऐबक फेथफुलनेस टुवर्ड्स मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो ये एक लिखी गई थी फखरुद्दीन द्वारा, जिसमें फेथफुलनेस दिखाई गई थी, उसमें बताया गया था वो मोहम्मद गौरी की तरफ कितने ज्यादा फेथफुल थे, कितने ज्यादा ऑनेस्ट थे, ठीक है। बिकॉज एक तरीके से वो स्लेव थे ना, स्लेव डायनेस्टी है, तो ये था, तभी जाके मोहम्मद गौरी ने इनको यहाँ पे बिठाया था इस तख्त पे। कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है राजस्थान में, क्वैतुल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, और क्वैतुल इस्लाम मॉस्क्यू व्हिच वाज डन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये सारा जो कंस्ट्रक्शन है, ये कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, क्वैतुल इस्लाम, ये भी इन्होंने बनाया था। पूछ सकते हैं हु बिल्ड कुतुब मीनार, ऑप्शन में आपको 4 दे देंगे, ठीक है ना, खिलजी या फिर सैयद या फिर अकबर, कुछ भी दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड दी कुतुब मीनार एंड क्वैतुल इस्लाम एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और ये कहाँ पे है क्वैतुल इस्लाम? दिल्ली में। ही वॉज कॉमनली नोन एज लाख बख्श, काइंड और हेल्पफुल के नाम से भी जाने जाते थे, ये टाइटल इनको दिया गया था। ही डाइड while playing चौगान
यानी हॉर्स पोलो इन 1210। तो ऐसा भी आता है क्वेश्चन, विच दिल्ली सल्तनत रूलर डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगान। तो आपको याद रखना है, ही वाज द स्लेव डायनेस्टी रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक। ही इज द फाउंडर ऑफ तुर्क एम्पायर इन इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को फाउंडर ऑफ तुर्क एम्पायर भी कहा जाता है इंडिया में। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ही वॉज परचेज बाय कासी ऑफ निशापुर। आफ्टर कासी ही वॉज फर्दर परचेज बाय मोहम्मद गजनी एंड अगेन बाय मोहम्मद गौरी। तो ये स्लेव थे, तो इन्हें खरीदा जाता था, तो पहले इन्हें कासी ऑफ निशापुर ने परचेज किया था, उसके बाद फिर मोहम्मद गजनी ने एंड फाइनली मोहम्मद गौरी ने इन्हें परचेज किया था, जिसके प्रति जो स्लेव थे ये बहुत ज्यादा ये लॉयल थे मोहम्मद गौरी के प्रति। याल्दूस was the नजीरुद्दीन एंड वहाउद्दीन खान, they were slaves of मोहम्मद गौरी। नजीरुद्दीन महमूद, इसके बाद आते हैं, ये 20 सालों तक के लिए होते हैं। ही वाज आल्सो नोन एज दरवेसी किंग। ही वाज सन ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, अच्छा, आफ्टर द कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मैंने थोड़ा सा नोट के तौर पे दिया है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये रूल नहीं करते हैं, रूल तो इल्तुतमिश करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। तो रूल इल्तुतमिश जो है वो 1211 से 1236 तक करते हैं, कुल मिला के 25 सालों तक इल्तुतमिश आपके रूल करते हैं। ही वॉज गवर्नर ऑफ बिदायूं एट द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन डेथ। तो जो इल्तुतमिश थे वो गवर्नर थे बिदायूं के डेथ के टाइम पे कुतुबुद्दीन के। ही हैड मेनी राइवल्स टू बी अटैक्ड लाइक याल्दूज और कुबाचे। Mongols under Genghis Khan appeared for the first time in 1221। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, under which ruler of the Delhi Sultanate first time the Mongols appeared under Genghis Khan and when। तो ये 1221 में appeared हुए थे under Iltutmish। In 1228 he received the deed of investiture from Khalif of Baghdad। He was first to issue Arabic coins जिसमें सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल दिखाई देते थे। ठीक है ना, यहाँ अलग से भी लिखा है मैंने। तो ही वॉज द फर्स्ट टू इशू अरेबिक कॉइन्स। तो इल्तुतमिश फर्स्ट थे जिन्होंने अरेबिक कॉइन्स इशू किए थे, जिसमें से जो टंका था वो सिल्वर था, सिल्वर कलर का, और कॉपर जो था वो जितना था। एक तरीके से ये नाम याद रख सकते हो आप। अ गवर्निंग क्लास ऑफ नोबिलिटी वॉज फॉर्म विच वॉज कॉल्ड एज चालीसा ग्रुप ऑफ 40। तो ये इनके टाइम पे फॉर्म किया गया था। ही सिलेक्टेड हिज डॉटर इन प्लेस ऑफ सन रुकान उद्दीन फिरोज। तो अपने बेटे की जगह अपनी बेटी को उन्होंने चुना कि वो तख्त पे आकर बैठेंगी और राज करेंगी। तो ये एक अनोखी बात थी एक तरीके से उस टाइम पे। रजिया सुल्तान, मतलब रकनुद्दीन है वो आते हैं, लेकिन मेनली रजिया सुल्तान आती है फिर, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ये 1236 से लेके 1240 तक कुल 4 सालों तक ही रूल कर पाती है, बिकॉज इन्हें मार दिया जाता है धोखे से। तो रजिया सुल्तान क्या होती है, क्योंकि तब भी वुमेन्स के खिलाफ थी ना सोसाइटी, आज भी है कहीं ना कहीं, और बहुत पहले से चली आ रही है, क्योंकि वुमेन्स को ताकतवर देख नहीं सकती हमारी सोसाइटी। जैसे ही लगता है हमारी सोसाइटी को कि वुमेन्स हर चीज कर सकती हैं, उन्हें मेन की जरूरत ही नहीं है कहीं ना कहीं, तो वो इनसिक्योर फील होने लगते हैं और उन्हें लगता है वो हमें ओवर पावर कर देंगी। तो ये शुरुआत से बनी आ रही है। आई होप आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, आप लोगों की ऐसे माइंडसेट नहीं हुई, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग आज भी हैं, पढ़े लिखे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, बहुत ही डंप होते हैं माइंडसेट से। रिसेंट एग्जांपल देख लो आप, जो गिरेबाला सिंह वाला जो जज वाला केस चला था, जिसमें जो तुषार शर्मा वाला केस था, देखो ना कितनी ज्यादा हाईली क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड फैमिली थी वो। गिरिबाला वॉज रिटायर्ड जज, उनका बेटा जो समर्थ था, लाइक वो क्रिमिनल जज था, मतलब एडवोकेट था। एंड किस तरह की मानसिकता थी उनकी, ठीक है ना, कि वो ही वाज डूइंग कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ दैट गर्ल आफ्टर शीज डेथ आल्सो। तो ये देखने को मिलता है। आई होप वुमेन्स, मैं ऐसा थोड़ा सा मैं इस वीडियो में से इस कंटेंट से एक पर्सनल मैं एक राय देना चाहूंगी। देखो, स्पेशली लड़कियां, ठीक है ना, स्पेशली लड़कियां, और लड़कों को तो सुना ही है, लेकिन स्पेशली लड़कियां ध्यान से सुन लीजिए। आपका आप ही एक लौती ऐसी इंसान हो जो अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सकती हो। आपके फादर जब तक हैं, ठीक है, आप पे वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपका फर्ज बनता है आपको खूब मेहनत करके उनके उस मेहनत को, उस फर्ज को यूटिलाइज करके अपने पोजीशन हासिल करनी ही करनी है, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन नहीं है। इन कंपैरिजन टू men and boys, women and girls are vulnerable until they are not financially independent। ठीक है ना, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो। आप
अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करो और अपना खुद का घर लो। ये ड्रीम रखो। कुछ बनना नहीं बनना बात की चीज है, ऑफिसर बनना नहीं बनना बात की चीज है। अपना खुद का एक घर, एक जमीन होनी चाहिए आपके पास, चाहे छोटा सा ही टुकड़ा क्यों ना हो। इतना अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस रख लो, ताकि कल कभी कुछ हुआ कहीं भी, आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज, कोई आपको ये ना कह सके चाहे यहाँ से निकलो बाहर। आपका खुद का घर हो वहां रहने के लिए, आप फिर पूरी तरह सिक्योर रहो वहां रहने के लिए। तो लाइफ में ये चीज फिक्स करके चलो कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, और सबसे पहले अपना एक घर बनाना है जिसमें मुझे ये ना कहा सके कि ससुराल और मायका वाला जो ये टैग चलता है ना, जहाँ लड़कियों को फुटबॉल की तरह उड़ाया जाता है ना, उसको उसके मायके में इसको पराया धन कहते हैं, ससुराल में तो ये तो बाहर से आई है, ये टैग मिलता है उसको बेचारी को। ठीक है ना, तो ये दशा ना हो एक लड़की की, एक औरत की। मैं बस इतना चाहूंगी, मेरे साथ मेरे इस चैनल पे जितनी भी वुमेन्स जुड़ी हुई हैं, आई रियली रियली अर्ज यू टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। बॉयज भी कर रहे हैं, बॉयज तो कर ही रहे हैं, लेकिन लड़कियों को बहुत जरूरत करने की, बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो लड़कियां ज्यादा सफर करती हैं। इफ अ गर्ल इज बीइंग रेप्ड, शी बिकम्स प्रेग्नेंट, हर होल लाइफ बॉडी इज ruined। तो आपको सेंसिटिव होना है, बॉयज को तो होना ही है, बिकॉज अगर वो नहीं होंगे तो सोसाइटी कभी नहीं बदलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बट मेरे ख्याल से बेटे पढ़ाओ का नारा होना चाहिए, उनको माइंडसेट चेंज करने का नारा होना चाहिए। हमारा सोसाइटी बहुत ज्यादा ही डीप रूटेड है, ऑर्थोडॉक्स है आज भी, मैं कहूंगी आज भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। तो मेरा बस यही कहना है, आप प्लीज मेहनत कीजिए और अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूर बनाइए। शादी से पहले आप पिताजी के ऊपर निर्भर है, शादी के बाद नहीं होना चाहिए कि आपके अपने पति के ऊपर निर्भर हो जाए। चाहे आप प्रिपरेशन करते करते शादी कर रहे हो, नो मैटर व्हाट, मेक योर सेल्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। अपना खुद का खर्चा उठाओ खुद से, आफ्टर सर्टेन एज अपना खुद का खर्चा उठाओ खुद से, चाहे ट्यूशन पढ़ा के चाहे जैसे भी, बट एटलीस्ट समथिंग यू शुड अर्न ऑन योर सेल्फ टिल यू नॉट गेटिंग स्टेबल इन योर लाइफ। ओके, तो बिगिन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड दिस लेक्चर, बट मुझे ऐसा लगा मुझे बोलना चाहिए तो मैंने इस वक्त बोला इस टॉपिक पे। ये रजिया सुल्तान आ गई ना, इसलिए मेरे थोड़े इमोशंस बाहर निकाल दिए। ओके, शाह तुर्कान मदर ऑफ रजिया सुल्तान, फर्स्ट टू रिवोल्ट वाज कबीर खान गवर्नर ऑफ लाहौर, एंड सेकंड टू रिवोल्ट वाज मतलब जब वो बैठी गद्दी पर तो सबके ज्यादा खुजली मच गई। उनकी सबसे ज्यादा जो रिवोल्ट करने, कहते हैं ना औरत की दुश्मन औरत होती है, ये हकीकत है यार, बहुत कड़वा सच है। शादी होकर एक लड़की आती है ना, तो उसकी सास सबसे बड़ी दुश्मन होती है उसकी। मैं मैरिड हो चुकी हूँ, तो ये मत सोचना मैम ऐसी ऐसी बातें कर रही है। नहीं, ये रियलिटी है। आप वही देख लो ना, गिरिबाला सिंह वाला केस, द मदर इन लॉ इज द बिगेस्ट विक्टिम। मतलब विक्टिम तो नहीं बोलेंगे, विक्टिम तो वो थी, शी वॉज द बिगेस्ट कल्प्रिट इन द सीन। ओके, तो यहाँ उसकी मदर, रजिया सुल्तान की मदर ही खुद रिवोल्ट करने पे पहले वो आ गया। फिर उसके बाद कबीर खान गवर्नर ऑफ लाहौर आया, फिर सेकंड रिवोल्ट फॉर जलतूनिया गवर्नर ऑफ भटिंडा। ओके, अनड्यू फेवर टू जलालुद्दीन याकूब, he was made master of Stable. Razia was murdered near Cathal in 1240, और फिर उनको मार दिया गया कैथल के नियर इन 1240 में। ठीक है ना, तो ये क्यों किया था? अनड्यू फेवर, रजिया सुल्तान ने अनड्यू फेवर दिया था जलालुद्दीन याकूब को, जो कि एब्सीनियन स्लेव थे। तो ये चीज उन्हें हजम नहीं हुई थी, बाकी जो ये पे उनकी मदर और जो ब्रदर वगैरह जो थे, ठीक है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई ये चीज, और इस तरह से उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। एंड ये 4 साल का ही रूल कर पाई, और फिर आगे गयासुद्दीन बालबन जी आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये नोट पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तुर्क इन्वेजन अटैक हुआ था मोहम्मद ऑफ गजनी के द्वारा पे, ये आपका 998 टू 1030 एडी के आसपास। ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स, मोहम्मद ऑफ गजनी। रीजन बिहाइंड इन्वेजन क्या थे? टू एक्यूमुलेट वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया, स्प्रेड इस्लाम एंड स्ट्रेंथन दी सिस्टम। आई थिंक ये आगे वाले इसमें होगा। Strengthened his kingdom in Central Asia. Rajputs lacked unity and were not organized. Rajput kingdoms were small and stagnant. ये मैंने इसलिए अलग से लिख दिया था, बिकॉज मेंस में कभी कभी 4 मार्कर में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हो। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स उठा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन बालबन। अच्छा, रजिया सुल्तान के बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके गयासुद्दीन बालबन। 1266 से लेकर 1287 तक का, कुल मिला के 21 सालों तक गयासुद्दीन बालबन आकर राज करते हैं। ठीक है, ही वॉज regicide according to Isami and Ibn Battuta. Naziruddin Muhammad was murdered by Balban. नजीरुद्दीन मोहम्मद
को मर्डर कर दिया था बालबन ने, एंड ही फर्स्ट एग्जीक्यूटेड द सर्वाइवर्स ऑफ द चालीसा एंड रिलीव हिमसेल्फ ऑफ द डेंजर्स ऑफ राइवलरी। अपॉइंटेड स्पाइस, स्पाई सिस्टम, ठीक है ना, इन्होंने स्पाई सिस्टम लागू किया। ही अपॉइंटेड स्पाइस, तो आपको पता ही होगा ना, जो जासूसी रखते हैं, जो नजर रखते हैं एक तरीके से। बालबन, बालबन डिक्लेयर्ड दैट सुल्तान वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, फॉरवर्डिंग द Iranian divine right theory of kingship. Introduced the policy of iron and blood. He also introduced the policy of iron and blood. Important है, पूछा जाता है पीवाईक्यू में, कई बार आ चुका है ये, ठीक है, देख लेना उठा के। विच रूलर, दिल्ली सल्तनत रूलर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड एंड आयरन? ये थे बालबन साहब हमारे। डिवाइन राइट थ्योरी कौन लेकर आया था? बालबन लेकर आए थे। इंट्रोडक्शन ऑफ सजदा एंड पाइबॉस कौन लेकर आया था? बालबन लेकर आए थे। सजदा पाइबॉस क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सजदा एंड पाइबॉस मींस, सजदा मतलब होता है प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्क, एंड पाइबस मींस किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, चूमना पैरों को, जो किंग होता है उसके। ये सिस्टम चालू किया था बालबन ने, ठीक है ना। एंड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चालीसा, चालीसा ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, दीवाने अर्ज। इस सिस्टम का एंड कर दिया था, दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया था, मतलब दीवाने अर्ज को नहीं, सॉरी, एंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चालीसा, चालीसा को एंड कर दिया था। और ये नया मिलिट्री डिपार्टमेंट एक तरीके से दीवाने अर्ज, जो कि मिलिट्री अफेयर्स को डील करता है, उसे क्रिएट किया था। सॉरी फॉर द मिस्टेक ओवर हियर, ठीक है। दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट क्रिएट किया था जो मिलिट्री अफेयर से डील करता था। और जो चालीसा वाला सिस्टम था, जो कौन लेकर आया था आपका, अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, कौन लेके आया था चालीसा वाला सिस्टम? चालीसा वाला सिस्टम जो है आपके इल्तुतमिश लाए थे, आई थिंक सो, यस, इल्तुतमिश लाए थे। उसे बंद कर दिया था गयासुद्दीन बालबन ने, और मिलिट्री अफेयर्स के लिए डिपार्टमेंट खोला था दीवाने अर्ज के नाम से। ओके, अबॉलिशन ऑफ द पोस्ट ऑफ नायक, नायक की पोस्ट भी अबॉलिश कर दी थी। गेव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ जिल्लाही, और ये वाला टाइटल किसने दिया था अपने आप को? बालबन ने दिया था, शैडो ऑफ गॉड एक तरीके से इसका मतलब होता है। अब आता है आपका खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी पढ़ लेते हैं। 1290 से लेके 1320 तक का समय जो है वो खिलजी डायनेस्टी का समय माना जाता है, ठीक है। जो तीन मेन रूलर हैं जो इसके, वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सेकंड इज अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड इज कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी तो सबको पता होगा, पद्मावती पिक्चर बनी है दीपिका पादुकोण की, और ठीक है ना, वो सबने देखी होगी। तो ये तो आप वही वाले खिलजी समझ लीजिए, वही है। 1296 से 1360, इस तरह से आप याद रखो, पिक्चर से लिंक करके याद रख लो, किस पे तो पिक्चर ही बन गई पूरी। तो इस तरीके से 1296 का ये तो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ये तो भूलना ही नहीं है, ऐसे करके याद रखो। तो खिलजी डायनेस्टी में ये तीन मेन रूलर्स हैं आपके, और ये अलाउद्दीन खिलजी 20 साल तक राज करते हैं। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है आपके, वो 6 सालों तक करते हैं, 1290 से 1296। अलाउद्दीन 1296 से 1316 तक, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आते हैं लास्ट में। तो पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो 1290 से 96 तक राज करते हैं। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन्हें कहा जाता है। ही मैरिड हिज डॉटर टू मोंगल उल खान इन ऑर्डर टू विन देयर गुडविल। अपनी डिविटी उनके यहाँ ब्याह दी इन्होंने, ताकि उनसे अच्छे रिलेशन बन सके। ही ऑल्सो गेव अलाउंसेस एंड सोशल रैंक्स इन दिल्ली ऑन द आर्मी, ठीक है। साथ में ही इन्वेजन ऑफ देवगिरी, देवगिरी में इन्होंने इन्वेजन किया। कैपिटल ऑफ यदारा किंगडम इन डेक्कन बाय अली, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी, वहां पे स्टैब्लिश किया। देन अलाउद्दीन खिलजी मर्डर्ड जलालुद्दीन खिलजी एट कारा टू रिवाइज द इनॉर्मस वेल्थ ब्रॉट फ्रॉम द डेक्कन, ठीक है। एंड देन 1296 में ही वाज मर्डर्ड बाय हिज ओन जनरल। सुन रहे हो आप? अलाउद्दीन खिलजी मर्डर्ड जलालुद्दीन खिलजी एट कारा टू रिवाइज द इनॉर्मस वेल्थ ब्रॉट फ्रॉम द डेक्कन। तो अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मार दिया और गद्दी हथिया ली, ठीक है, मारने में तो एक्सपर्ट था ना ये। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 का समय होता है अलाउद्दीन खिलजी का, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एक तरीके से, इसे अच्छे से पढ़ना है। हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया किंगडम ऑफ गुजरात विच वाज रूल्ड बाय वगेला यानी चालुक्य या सोलंकी किंग कर्मा। कैपिटल वाज अनिलवाड़, ठीक है ना, कैपिटल वाज अनिलवाड़। ड्यूरिंग द प्लंडर ऑफ रिच पोर्ट ऑफ कैम्बे, अलाउद्दीन कमांडर नुसरत खान एक्वायर्ड अ हिंदू टर्न्ड मुस्लिम स्लेव मालिक काफुर। ये भी पीवाईक्यू रह चुका है, ठीक है। तो मालिक काफुर हिंदू टर्न्ड मुस्लिम स्लेव था, ठीक है ना। देन ही कॉन्कर्ड रथम्बोर फ्रॉम राणा हमीद देव। Then in 1303 he attacked Chittor. In 1303 he attacked Chittor, capital of Mewar, and renamed it Khirjabad. चित्तौड़ पे आक्रमण किया और उसको एक्वायर कर लिया
जो कि कैपिटल था मेवाड़ का, और उसको नाम दे दिया खिलजाबाद, विच वॉज बींग रूल्ड बाय गहलोत किंग राणा रतन शाह, जिनकी पत्नी थी पद्मावती, जिन पे इनका दिल आ गया था. सो अकॉर्डिंग टू पद्मावत, जो लिखी गई थी बाय मलिक मोहम्मद जियाउद्दीन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अलाउद्दीन invading war was to acquire Padmini, the queen of Rana Ratan Singh, according to Amir Khusro, who accompanied Alauddin during this expedition, does not mention this episode. देखा? So this is something which you should not forget it. Okay. In 1305, Alauddin sent Ain un Multani for conquest of Malwa. देन आता है आपका कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया. क्या क्या कॉन्क्वेस्ट किए अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया में. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा. ठीक है ना. इसमें सेकंड तुर्क इन्वेजन मोहम्मद गौरी ने किया था. ठीक है ना. उसके बाद ये सारे फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन कब हुआ था और सेकंड बैटल, तो ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेना आप. कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया देखते हैं. यादवास किंग रामचंद्र देवा ऑफ दियोगर, then Kakatya Pratap Rudradev II of Warangal, Hoysala's Veerabal III of Dwar Samudra, फोर्थ इज पांड्यान किंग मादुराई वीर सुंदर पांड्या. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया इन जगह पे. ही वॉज फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स. ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किनशिप. ठीक है ना. ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप्स नो किनशिप. एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, सेल एंड यूज ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेंट्स वर प्रोहिबिटेड इन दिल्ली. इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया था सेल एंड यूज ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेंट्स इन दिल्ली रीजन. देन रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल गैदरिंग एज वेल. ठीक है. रिस्ट्रिक्शन कर दिया था सोशल गैदरिंग्स पे. सिस्टम ऑफ एस्पियोनेज दैट इज स्पाई वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड. ऑल रिलीजियस इंडोमेंट्स एंड ग्रांट्स ऑफ हैंड्स बाय द स्टेट वर रिवोक्ड. इसके बाद रेवेन्यू से रिलेटेड क्या किया था इन्होंने. एक दीवान है मुस्तखराज, एक डिपार्टमेंट खोला था. बिस्वा वाज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड. The state demand was fixed as half of produce Biswa. The Sultan deprived village chiefs and Hindu revenue collectors such as Muqtars, Chaudhries of their privileges. They were to pay land revenue and other cess at the same rate at which other peasants were taxed. तो ये कुछ important lines थी, चीजें थी. Beside this, land revenue, house tax, Ghavi, and grazing tax, Charai, were also imposed. तो ये गावी एंड चराई क्या था, इस तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन. तो ये टैक्स था एक तरीके का, लैंड रेवेन्यू टैक्स. स्पेशली जो गावी था वो हाउस टैक्स था, और ग्रेजिंग टैक्स, चराई क्या था, ग्रेजिंग टैक्स था. ये इम्पोज किया गया था इनके द्वारा. साथ में ही मोस्ट ऑफ स्मॉल इक्ताज वर अबॉलिश्ड एंड सच लैंड्स वर ब्रॉट अंडर खलीसा. क्राउन लैंड के अंडर में लाया गया था, और जो स्मॉल इक्ताज थे उनको अबॉलिश कर दिया गया था. ठीक है. इसके बाद इन खलीसा लैंड्स द रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय स्टेट. इन खलीसा लैंड्स में क्या होता था, मतलब क्राउन लैंड क्या होते थे, फर्क क्या होता था इनमें इक्तास में. तो ये जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो डायरेक्टली स्टेट करती थी इसमें. रिजम्पशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ लैंड ग्रांट्स सच एज इनाम, वक्त एक्सेट्रा. अप्रोक्सीमेटली 4/5 शेयर ऑफ द वॉर बूटी टू द स्टेट्स, लीविंग ओनली 1/5 टू द सोल्जर्स. 4/5 पूरा स्टेट ले लेता था अपने अंडर में, और सिर्फ 1/5 सोल्जर्स के लिए छोड़ते थे ये. इसके बाद क्रिएशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट, दीवान है मुस्तकरा, जो हमने स्टार्टिंग में देख लिया, टू इंक्वायर इनटू द रेवेन्यू एरियाज एंड टू कलेक्ट देम. स्पेशली रेवेन्यू सेक्टर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इन्होंने बनाया ताकि वो इस एरिया में वो अच्छे से फोकस कर सकें. ठीक है. इसके बाद मार्केट कंट्रोल इकोनॉमिक के लिए भी इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए, देख लेते हैं क्या. द प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू हॉर्सेज, cattle and slaves were fixed by state. 4 separate markets was established for various commodities. Central grain market, market for manufactured goods, market for general merchandise goods, and market for horses and cattle and slaves. इस तरीके से 4 separate markets बनाई गई. ठीक है. Each market was put under the charge of शाहना ए मंडी. हर एक मार्केट, जो 4 मार्केट इन्होंने बढ़ाई, उस हर एक मार्केट को इन्होंने शाहना ए मंडी के नाम से या फिर कंट्रोलर ऑफ मार्केट के एक अलग से नियुक्त किया उसके लिए उन्होंने. एंड ऑल द मर्चेंट्स वर टू बी रजिस्टर्ड टू द स्टेट, और रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कर दिया सारे मर्चेंट्स के लिए. द सुल्तान रिसीव्ड डेली रिपोर्ट्स ऑफ मार्केट फ्रॉम 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज, शाहना, सवीद दैट इज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, एंड द मुंशीज दैट इज सीक्रेट स्पाइज. Very strict punishments were prescribed for cheating and underweightment. Next,
To reduce the prices of the costly or imported commodities, the state used to subsidize their cost. The market was controlled by two officers, दीवान ए रियासत एंड शाहना ए मंडी. ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक तरीके से मार्केट रिफॉर्म्स था जो खिलजी ने किया था. इसके बाद कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स देख लेते हैं. He introduced Dag, branding of horses, and Chera, descriptive role of soldiers. दाग एंड चेरा क्या था? एक तरीके से मिलिट्री रिफॉर्म्स था ये. दाग था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स एंड चेरा था डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स. ये भी आ सकता है प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस. ये की टर्म्स आपको दे देंगे, आप पूछ लेंगे क्या है इसका मतलब. Abolition of hectares or areas whose revenue was assigned to soldiers in lieu of their salaries. Payment of salaries was done in cash. ठीक है ना? तो ये हो गया आपका खिलजी डायनेस्टी का, जिसमें क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए ये सब हमने इसमें कवर अप कर लिया अलाउद्दीन खिलजी का. ठीक है, इसके बाद अब आपका नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम दूसरी डायनेस्टी, दैट इज योर तुगलक डायनेस्टी. दो मेन रूलर थे उसके हमारे खिलजी डायनेस्टी के, वो हमने कवर कर लिए. अब हम करेंगे तुगलक डायनेस्टी. ठीक है, ओके, बिगिन करते हैं तुगलक डायनेस्टी. खिलजी तक हमने कर लिया, तुगलक डायनेस्टी देख लेते हैं. 1320 से 1412 तक, 1320 से 1412 एडी तक तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया आपका. ठीक है, तो कुल मिला के कितने सालों तक रूल किया? देखो हर एक इसमें जो मेनली तीन मेजर आपके रूलर्स हैं. गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने कुल मिला के 5 सालों तक रूल किया, ऑल्सो नोन एज गाजी मलिक. गाजी मलिक भी कहा जाता है, ये पीवाईक्यू रह चुका है. मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने 26 सालों तक रूल किया. तुगलक डायनेस्टी में सबसे ज्यादा रूल करने वाले बनते हैं थर्ड वाले फिरोज शाह तुगलक, और जिन्हें बिल्डर सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है. इन्होंने 37 ईयर्स तक पूरा रूल किया. पहला हम देख लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक. गयासुद्दीन तुगलक के क्या महत्वपूर्ण कार्य रहे, क्या क्या उन्होंने किया और कब से कब तक रूल किया? 5 सालों तक इन्होंने कुल रूल किया, 1320 से 1325 तक. ही वॉज द मेन फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी. ओके, फर्स्ट क्या है? ही टुक कीन इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल फॉर इरिगेशन टू प्रोवाइड लीव टू पीजेंट्स इन टाइम ऑफ ड्राउट. तो उन्होंने एक तरीके से पेजेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल काम किया. उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाए कैनाल्स के, इरिगेशन ताकि हो सके, एग्रीकल्चर अच्छा हो सके और पेजेंट को एक तरीके से रिलीफ मिल सके ड्राउट सिचुएशंस में, उनको टेंशन ना हो ऐसे टाइम पे. तो एक बहुत ही हेल्पफुल नेचर का काम था ये फार्मर्स के प्रति, पेजेंट्स के प्रति. नेक्स्ट, ऑपरेसिव मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू was given up. The rate of land revenue was also reduced to 1/3 of the produce. तो एक तरीके से अच्छे अच्छे काम ही कर रहे थे. जो ऑपरेसिव मेथड था जो खिलजी डायनेस्टी लेके आई थी, वो लैंड रेवेन्यू को इन्होंने खत्म कर दिया था. और रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू was also reduced to 1/3 of the produced. ठीक है. नेक्स्ट, ही ऑल्सो डिस्कार्डेड अलाउद्दीन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. अलाउद्दीन ने जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इंट्रोड्यूस किया था लैंड का, ही ऑल्सो अबॉलिश्ड दैट एंड फॉर द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू के लिए. ठीक है, तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो एक तरीके से हार्श पॉलिसीज थी उसको बंद कर दिया था और कहीं ना कहीं रिलीफ प्रोवाइड किया था आम जनता को और किसानों को और फार्मर्स को. ठीक है. नेक्स्ट, इन 1325 एक तरीके से मैंने ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे नोट के तौर पे, आप इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पीवाईक्यू रह चुका है. खाम्स क्या होते हैं? खाम्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स जिसे बोलते हैं 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वॉर. ये क्या होता था? 1/5 सुल्तान को दिया जाता था और 4/5 सोल्जर्स को दिया जाता था. बट अलाउद्दीन खिलजी ने इसे उल्टा कर दिया था, 1/5 सोल्जर्स के लिए कर दिया था और 4/5 सुल्तान के लिए कर दिया था. ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सिस्टम में चेंज किया था. तो एक तरीके से उसने काफी ज्यादा एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया था लोकल पीपल, पेजेंट्स को, फार्मर्स को, जो कि तुगलक डायनेस्टी ने कहीं ना कहीं इसे अबॉलिश भी किया. In 1325, when Sultan Ghiyasuddin Tughlaq was returning after concluding his military prince Jona Khan, Muhammad bin Tughlaq जिसका रियल नाम था, raised a wooden pavilion at Afghanpur village near Delhi to welcome the Sultan. ठीक है, अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, वो इनकी जगह ले लेते हैं. अब इन्होंने पूरे 26 सालों तक राज किया, 1325 से 51 तक. इनके 5 मेन एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे मोहम्मद बिन तुगलक के, जो कि पूरी तरह से फेलियर साबित हो गए. ही वॉज ऑल्सो फेलियर. एक तरीके से इन्होंने अपने जो अलग से 5 एम्बिशन प्रोजेक्ट चलाए थे वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए. पहला एक्सपेंडिचर जो इन्होंने किया था, मतलब पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, क्या किया था? वो अपनी जो कैपिटल सिटी थी उसको ट्रांसफर कर दिया था. कहाँ से कहाँ? दिल्ली से दियोगढ़ तक, तो जिसे दौलताबाद भी कहते हैं. तो 1327 में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दियोगढ़. दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी.
टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी 1330 में। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू टू 50% इन द दयोब एरिया। जो दयोब एरिया होते हैं जहाँ दो नदियां मिलती हैं आपस में, वहां पे इन्होंने लैंड रेवेन्यू 50% ज्यादा बढ़ा दिया। लैंड बिटवीन टू रिवर्स मोस्ट फर्टाइल लैंड होता है ये दयोब एरिया का जो लैंड होता है, वहां 50% उन्होंने लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया। एंड ऑन दैट ईयर ओनली, जिस साल उन्होंने ये काम किया उसी साल वहां पे फ्लड आ गया और फ्लैग फैल गया। तो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट था इसका, इन्होंने जो ये स्कीम लेकर आ गए थे, तो ये भी पूरी तरह से फेलियर साबित हो गया था। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा एक्सपेडिशन क्या किया था इन्होंने, कि एक्सपेडिशन टू कराचिल, ठीक है ना, इट वाज लॉन्च टू काउंटर चाइनीज इंकर्जन्स कुमाऊं गढ़वाल रीजन में। ठीक है, देन फिफ्थ एक्सपेडिशन इन्होंने किया था, एक्सपेडिशन टू खुरासान एंड इराक। एक्सपेडिशन टू खुरासान एंड इराक, बरानी says that 3,70,000 men were enrolled and paid for one whole year, but the army did not move for expedition and was disbanded. तो एक तरीके से पूरी तरह से इनके जो भी इन्होंने प्लान्स लेकर आए वो पूरी तरह टोटल फेलियर साबित हुए मोहम्मद बिन तुगलक के। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, ये किस साल पे हुआ था, तो ईयर भी पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखे हैं, ये पीवाईक्यू भी रह चुके हैं। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं नोट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, जो भी एक एक चीज मेरे नोट्स में जो लिखी हुई है हैंड रिटन है जो मेरी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 5 मेन एक्सपीडिशन थे जो पूरी तरह फेलियर हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आते हैं 1351 से 1380 तक, कुल मिला के बहुत सालों तक इन्होंने राज किया और सबसे ज्यादा रूल करने वाले, मैक्सिमम इन्होंने ही रूल किया। ठीक है, इन्हें बिल्डर सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है या आया भी है शायद, कि विच तुगलक डायनेस्टी रूलर वाज आल्सो नोन एज बिल्डर सुल्तान। तो आपको फिरोज शाह तुगलक दे देंगे, मोहम्मद बिन तुगलक दे देंगे और नन ऑफ द ऑप्शन दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए ही वाज फिरोज शाह तुगलक व्हिच वाज आल्सो नोन एज बिल्डर सुल्तान। ही रिसीव्ड द रोल ऑफ ऑनर ट्वाइस, 2 बार इन्हें रोल ऑफ ऑनर मिला इन्हें फ्रॉम द कैलिफ ऑफ इजिप्ट। यहाँ पे देखिएगा, कैलिफ ऑफ इजिप्ट से इनको 2 बार रोल ऑफ ऑनर का खिताब मिला। फिरोज एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी टू आर्मी, जो फिरोज शाह तुगलक है इन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी टू आर्मी एक्सटेंड कर दी थी। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे मिले थे तो मैंने लिख दिए थे, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे फ्रॉम से कैलिफ ऑफ इजिप्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मैंने आरो बना दिया है, फ्रॉम से कैलिफ ऑफ इजिप्ट। बाकी एक्स्ट्रा लाइन थी, फिरोज एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी टू आर्मी, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ नजीरुद्दीन मोहम्मद महमूद एंड महमूद शाह दैट तिमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1398। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि तिमूर ने इन्वेड कब किया था इंडिया में, कौन था तब रूलर, तो वो नजीर उद्दीन महमूद शाह थे उस टाइम पे। सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश बट बाय असाइनमेंट्स और लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेजेस। कैश में नहीं दिया जाता था सोल्जर्स को, इस तरह से उन्हें पैसे दिए जाते थे जिन्हें वजीहा कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट ही इंट्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 4 तरीके के टैक्सेस भी ये लेकर आए अकॉर्डिंग टू पुरानी लॉ, खारस, जाकर, जजिया एंड खामन। ड्यूरिंग हिज टाइम जजिया बिकेम द सेपरेट टैक्स, इन्होंने जजिया को सेपरेट टैक्स बना दिया। ही कंस्ट्रक्टेड 4 कैनाल्स ऑन द रिवर सतलुज, घाघर, जमुना। He built 200 towns, 40 mosques, 30 reservoirs, 50 dams, 100 hospitals and 100 public ways। बहुत ज्यादा एक तरीके से पब्लिक कंस्ट्रक्शन का इन्होंने काम किया लोगों की सुविधाओं के लिए। एंड ही रिमूव 2 edicts ऑफ अशोका टू दिल्ली, और जो 2 edicts थे अशोका के उसे दिल्ली को के लिए रिमूव कर दिया। वन फ्रॉम त्रोपाड़ा एंड अनदर फ्रॉम अंबाला टू मेरठ। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ जजिया ऑन द ब्राह्मण्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ब्राह्मण्स पे जजिया टैक्स किस दिल्ली सल्तनत रूलर ने लगाया था, तो वो थे आपके तुगलक डायनेस्टी के फिरोज शाह तुगलक जी। इन्होंने ब्राह्मण में पहली बार जजिया टैक्स को लगाया था। कुतुब मीनार वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग ड्यूरिंग हिज टाइम, और कुतुब मीनार लाइटनिंग आ गई थी, मतलब बिजली गिर गई थी जिसकी वजह से जो बिल्डिंग थी वो टूट गई थी एंड इट वाज डिस्ट्रॉयड एंड इट डिस्ट्रॉयड 4 स्टोरीज। जो 4th स्टोरी थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसको रीबिल्ड फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ही रीबिल्ड 2 स्टोरीज, 4th एंड 5th, जो 5वीं और 4थी स्टोरी थी उसको दोबारा रीबिल्ड करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। चीफ आर्किटेक्ट वाज मालिक गाजी, तो मालिक गाजी was chief architect during his time. He set up a separate department of Diwan-e-Khairat for the help of the poor and the needy, particularly. Just a minute. Yes, he set up of Diwan-e-Khairat for the help of the poor and the needy, particularly the for poor Muslim girl for marriage at state expense। तो उन्होंने poor Muslim girls के लिए, ताकि उनके मैरिज हो जाए स्टेट एक्सपेंसेस पे,
ठीक है ना, उनके लिए सोचा, उनके लिए एक दीवान है खैरत नाम से एक डिपार्टमेंट अलग से खोला जो नीडी एंड पुअर पीपल के लिए काम करेंगी। तो ये काम किया था आपकी फिरोज शाह तुगलक ने, तो ये अच्छा काम था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल इन दिल्ली, दार उल शेफा, तो मतलब मैक्सिमम फिरोज शाह तुगलक ने बहुत अच्छे अच्छे काम किया है, क्योंकि कार्यकाल भी इनका ज्यादा रहा है तो इनको मौका भी ज्यादा मिला करने के लिए। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल इन दिल्ली में हॉस्पिटल खुलवाया दार उल शिफा के नाम से। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ हिजा फिरोज जौनपुर एंड फिरोजाबाद इन दिल्ली, तो जो दिल्ली में फिरोजाबाद है वो फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टैब्लिश करा था। He assigned thousands of iqtas on hereditary basis to civil and military officers and even to ordinary troopers. He also made the civil and military hereditary. Jizya was extended to Brahmins who have been previously exempted from this tax. हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है। तो ये थे आपके फिरोज शाह तुगलक जिसे हमने डिस्कस कर लिया इसमें। इसके बाद हम एक बार और देख लेते हैं। हमने ऑलमोस्ट अपनी दिल्ली सल्तनत की 3 मेजर डायनेस्टी कर ली है। बाकी लोधी एंड सैयद डायनेस्टी के लिए इतना डिटेल में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नोट्स बनाए थे कहीं से ढूंढ ढांड के, मतलब पीवाईक्यू कहीं से देखा था मैंने, तो वो 1-2 पॉइंट मैंने बना दिए थे। खिजर खान वॉज फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, ठीक है, आपको इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है, खिजर खान वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, फॉलोड बाय मोहम्मद शाह। देन आता है मुबारक शाह, क्लेम टू बी द डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट, एंड आलम शाह, प्लेजर लविंग वीक किंग भी के नाम से भी जाने जाते हैं। प्लेजर लविंग वीक किंग वाज आलम शाह ऑफ द सैयद डायनेस्टी। इसके बाद लास्ट आपकी लोधी डायनेस्टी आती है, ठीक है ना। तो मेन आता है आपका ये, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर करेंगे विजयनगर एंड द बहामनी किंगडम, ठीक है। उससे पहले हम नेक्स्ट वीडियो से पहले, इसे खत्म करने से पहले हम कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि मिडिवल हिस्ट्री से आ रखे हैं आपके क्वेश्चन। उसी हिसाब से आप अच्छे से अपना प्रैक्टिस कीजिए पीवाईक्यू, और अपने मॉक टेस्ट भी दीजिए, एमसीक्यू भी दीजिए, और ये नोट्स को बार बार पढ़िए, वीडियो बार बार देखिए, खुद के नोट्स बनाइए और उसे बार बार रिविजन कीजिए। एक एक लाइन मेरे बनाए हुए नोट्स की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, मिडिवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज नोन एज हजार दिनारी, हजार दिनारी किन्हें कहा जाता था? बालबन को, मालिक काफूर को, सिकंदर लोधी को, या कुतुबुद्दीन ऐबक को? द करेक्ट आंसर इज मालिक काफूर। मालिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द राइवल ऑफ इल्तुतमिश, नॉट पढ़ना है आपको, नॉट भूल मत जाना। कौन नहीं थे इल्तुतमिश के राइवल? तो कौन नहीं थे? अली मर्दान, ताजुद्दीन युल्दुज, नजीरुद्दीन और मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया वाज नॉट द राइवल ऑफ इल्तुतमिश। Who among the following wrote the book Khazan ul Fatah? Who wrote this book? This 2 question will be your homework. ये क्वेश्चन मैंने अलग से डाले थे just for you. इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या है। Who among the following wrote the book Khazan ul Fatah? A, B, हसन निजामी, आमिर खुसरो, मिनाज उल सिराज, ज़ियाउद्दीन बरनी। क्या इसका करेक्ट आंसर है? 14 का करेक्ट आंसर आप मुझे बताइएगा। देन 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नूरजहां जनता? इनके मेंबर कौन नहीं थे? नॉट अ मेंबर, आपको ये बताना है। इतिमाद उद दौला, या असफ खान, या महाबत खान, या खुर्राम, कौन नहीं थे? इसका भी आंसर बताइएगा 15 का, जो आपका आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो भी आपका ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following places was not the center of learning during the early medieval period? तो सेंटर ऑफ लर्निंग ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो ये कौन इनमें से सेंटर ऑफ लर्निंग में नहीं था, आपको ये बताना है। तक्षशिला, ये मेडिवियल का सेंटर ऑफ नहीं था। नालंदा है, विक्रमशिला है, उदंतपुर है, लेकिन तक्षशिला वॉज नॉट द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मेडिवियल पीरियड। ये बहुत पुरानी थी तक्षशिला आपकी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आता है द हॉर्स शू आर्क वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द अलाई दरवाजा। अलाई है या अली दरवाजा? ओके, और शू आर्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अलाई दरवाजा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट इज नोन एज महबूब ए इलाही? किस सूफी सेंट को महबूब ए इलाही कहा जाता था, यानी बिलव्ड ऑफ गॉड? शेख मनीनुद्दीन चिश्ती को, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, या शेख नजीरुद्दीन? द आंसर इज शेख निजामुद्दीन औलिया, जिसे हजरत निजामुद्दीन भी कहा जाता था। तो बिलव्ड ऑफ गॉड या महबूब इलाही किस सूफी सेंट को बोलते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया को। सुल्तान हु रेज्ड द लैंड रेवेन्यू टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस वाज अलाउद्दीन खिलजी। वो सुल्तान जिन्होंने लैंड रेवेन्यू 50% से बढ़ा दिया था वो थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज नोन एज शाह ए फतेहपुर? तो जमा मस्जिद की फतेहपुर सीकरी में जो है उसको शाह ए फतेहपुर कहा जाता है, ठीक है। बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में ही है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, बहुत सारे आपके मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो जामा मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में ही है, उसी को ही शाह ए फतेहपुर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु रोट तबाकत ए अकबरी?
तबाकत ए अकबरी किसने लिखी है? तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है तबाकत ए अकबरी। अंडर विच सिख गुरु द सिख वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू खालसा? किस सिख गुरु के तहत सिखों को खालसा में कन्वर्ट कर दिया गया? द करेक्ट आंसर इज गुरु गोबिंद गोबिंद सिंह। गुरु तेग बहादुर नहीं है, ना गुरु अर्जन है, ना गुरु नानक देव है। द करेक्ट आंसर इज गुरु गोबिंद सिंह। ये सिख गुरु थे जिनके टाइम पे ट्रांसफर किया गया था इनटू खालसा सिक्स को। दैट वाज गुरु गोबिंद सिंह। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यू हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो और ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। इफ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे और एक्सपीरियंस के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। हमारी पहली मिडीवल हिस्ट्री की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। कंटिन्यूसली हर शाम को 6:30 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी डेली बेसिस पे। ठीक है, कुछ दिन का गैप हो गया था, फॉर सॉरी फॉर दैट, मैं बाहर थोड़ा सा चली गई थी, बट डोंट वरी। शॉर्ट्स हो चाहे प्रीलिम्स का कोई भी कोर्स हो, प्रीलिम्स होने से पहले पहले हम सब चीजें कवर अप कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चाहे तो मैं डेली बेसिस पे 2 वीडियोस भी मुझे डालनी पड़े तो मैं 2 वीडियो भी बना के डालूंगी, बट आपको पढ़ने में पीछे नहीं हटना है। ठीक है, जितनी बार हो सके उतना रिवीजन कीजिए, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मैं बार बार बोल चुकी हूँ, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो एग्जाम फोकस तैयारी जिस तरह मैं करा रही हूँ उस पर कीजिए। पीवाईक्यू को बार बार पढ़िए, जितने भी वेज में हो उतने पढ़िए। जो मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ उसे अच्छे से पढ़िए। वीडियोस में जो मैं एमसीक्यू करा रही हूँ, पीवाईक्यू करा रही हूँ, वो अच्छे से करिए। जो मैं कंटेंट दे रही हूँ वो सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, हाईली प्रीलिम ओरिएंटेड है, उसे अच्छे से पढ़िए। पीवाईक्यू बेस्ड है और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, आई होप यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।